Students, welcome to lab experiment number 11, that is method and operator overloading. इस लैब में हम जो है एक डिफरेंट टेक्निक पढ़ेंगे ओवरलोडिंग की, एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। जिस तरह हमने लास्ट लैब में हमने किया था, पॉलीमॉर्फिज्म हैज़ टू टाइप्स, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप की मज़ीद टेक्निक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। इसकी कुछ थ्योरी है और इंट्रोडक्शन है, वो देख लेते हैं पहले। सी प्लस प्लस अलाउस यूज टू स्पेसिफाई मोर देन वन डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन नेम or an operator in the same scope, which is called method overloading and operator overloading. Means अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शंस को आप ओवरलोड कर रहे हैं, मतलब कि आप उस फंक्शन को सिर्फ एक टाइप के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मकसद के लिए डिफरेंट टाइम्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगी। मीन्स एक ही फंक्शन को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं एक ही नेम से बट डिफरेंट पैरामीटर से, तो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगी। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये है कि हम जो ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, यूनरी ऑपरेटर हैं या बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, तो उन ऑपरेटर्स के जो बेसिक मीन है, जो डिफाइंड उनकी मीनिंग है, उससे हट के हम एक और अपना मेथड डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर उसको ओवरलोड कर देते हैं, तो वो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। An overloaded declaration is a declaration that had been declared with the same name as previously declared declaration in the same scope, except that both declarations have different arguments and obviously different definitions. When you call an overloaded method or operator, the compiler determines the most appropriate definition to use by comparing the argument types you use to call the function or operator with the parameter types specified in the definitions. The process of selecting the most appropriate overloaded function or operator is called overloaded resolutions. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही जो मैंने बात आपको बताई वही इसमें लिखी हुई। तो पहले हम इसमें कर रहे हैं मेथड ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। मेथड ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन सी प्लस प्लस where two or more functions can have the same name but different parameters. You can have multiple definitions for the same method name in the same scope. The definition of the function must differ from each other by the types or the number of arguments in the argument list. Function overloading can be considered as an example of polymorphism in C++. Now see that यहाँ पे कहा गया है कि फंक्शन जो है वो आपके पास सेम नेम के होंगे और टू और मोर देन फंक्शंस होंगे विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। जो आर्ग्यूमेंट्स और जो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ना, इंटीजर हो गया, फ्लोट या डबल, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन फंक्शन का नेम सेम होगा। तो इसका मतलब हम कर रहे हैं कि फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंड यहाँ पे देखेंगे रूल्स फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ऑल ओवरलोड फंक्शंस हैव सेम नेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंट, मतलब कि जो अब आर्ग्यूमेंट पास करेंगे डिफरेंट हो सकते हैं। डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स में डिफरेंट, डेटा टाइप्स की टाइप जो डिफरेंट, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स में डिफरेंट, सीक्वेंस जिसको कहते हैं या ऑर्डर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। वाइड डिस्प्ले इंटीजर आई, आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया, पैरामीटर है एक है, ठीक है। एक और फंक्शन बनाया हमने डिस्प्ले के नाम से, ये भी सेम नेम है, बट यहाँ पे देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स और टू पैरामीटर्स, इंटीजर आई एंड फ्लोट जे। Another function with the same name display, there are integer I, float j and character k. तो यहाँ पे ये तीन जो है आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं और थ्री डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, सेकंड इसकी टाइप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ये मतलब कि ये इसमें भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स में होता है कि आपका ये फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से, उसमें जो एक पैरामीटर है वो इंटीजर आई है
और एक और जो फंक्शन है डिस्प्ले के नेम से, उसके अंदर जो पैरामीटर है फ्लोट है। मतलब ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हो गए। तो इस टाइप के भी आपके फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है, और डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स की फंक्शन ओवरलोडिंग हो सकती है। अब डिफरेंट सीक्वेंस और डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ पैरामीटर्स की जो ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग है, वो किस तरह होगी। डिस्प्ले आपने लिखा इंटीजर आई एंड फ्लोट जे। यहाँ पे सीक्वेंस में क्या, पहले फ्लोट जे आ गया और फिर इंटीजर आई, या डबल भी कर सकते हैं उसको, डबल फ्लोट, डबल जे एंड डबल जे इधर, और इंटीजर आई। तो इसमें सीक्वेंस में जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो इस तरह की जो फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही होगी, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स की ओवरलोडिंग है, ये डिफरेंट टाइप्स की ओवरलोडिंग है, ये डिफरेंट ऑर्डर या डिफरेंट सीक्वेंस की ओवरलोडिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी अभी एग्जांपल कर लेते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने राइट किया है, जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब देखें, यहाँ पे हमने लिखा है वॉइड प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर है इंटीजर आई, और इसको दोबारा हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट डबल एफ। थर्ड टाइम लिखा प्रिंट कैरेक्टर कांस्टेंट, यहाँ स्ट्रिंग पास करा। यानी कि एक ही फंक्शन है आपके पास प्रिंट, जिसका नाम प्रिंट है, उसको हम 3 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं 3 डिफरेंट टेक्निक से। ठीक है, मेन प्रोग्राम में आपने लिखा है प्रिंट 10 डॉट 10 फ्लोट की वैल्यू प्रिंट 10। तो अब यहाँ पे देखें कि आपने ये यहाँ पे कॉल किया है, तो कंपाइलर को पता है कि आपने 3 बार फंक्शंस को डिफाइन किया, फंक्शन को ओवरलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो जब आप ये रीड करेगा, तो फंक्शन जो है आपका यहाँ से वैल्यू इसको रीड करेगा। ठीक है, और जब ये इसको ये वैल्यू आप देंगे, तो फंक्शन ये रीड करेगा। और जब यहाँ पे, और जब ये आप 10 की वैल्यू देंगे, तो आपका कंपाइलर यहाँ पे होगा, और ये वैल्यू रीड हो जाएगी हेयर इस कैरेक्टर की। ठीक है, तो मतलब जो आप वैल्यू पुट करेंगे, कंपाइलर वहाँ जाके उसको कंपाइल करके रन करके दिखा देगा आपको। कंपाइलर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि क्या आपने लिखा है, और किस जगह पे उसको जंप करके शो करना है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पहली वैल्यू आपने दी, तो इसने लिखा हेयर इज इंटीजर 10, यानी वो जो फर्स्ट जो फंक्शन था आपका वही रीड हुआ, कंपाइलर ने वही रीड किया। हेयर इज फ्लोट, सेकंड वैल्यू 10.1 थी, तो सेकंड फंक्शन जो आपने लिखा है वही रीड हुआ। अच्छा, थर्ड वैल्यू जो थी वो स्ट्रिंग थी, तो थर्ड फंक्शन ही थर्ड टाइम वो रीड हुआ, हेयर इज करेक्टर। ठीक है, तो ये फंक्शन ओवरलोड हो गया, और आपने जो है 3 डिफरेंट टेक्निक से इनको कॉल किया, और ये कॉल हो गया, रन भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग की। अ, अच्छा यहाँ पे देखें,
ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक फंक्शन लिया है मैंने, फंक्शन के नाम से फंक्शन, इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, जो भी आप दूसरा नेम भी ले सकते हैं। अगर आप एडिशन कराएंगे तो ऐड के नाम से फंक्शन ले लें। इसमें दो नंबर्स जो हैं, दो पैरामीटर जो हैं उनको, दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं, दो पैरामीटर्स हैं, उनको हमने एडिशन किया है दो इंटीजर्स को। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, इस सेकंड टाइम क्या किया, डबल फंक्शन डबल ए डबल पी, ये टाइप चेंज हो गई, डेटा टाइप चेंज हो गई है, तो रिटर्न ए प्लस बी किया है। ठीक है, इस फंक्शन का काम कुछ और है, जो डेसिमल वैल्यू उसको ऐड कराना है। अच्छा, ये सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो गए लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है। ठीक है, अच्छा इसमें थर्ड में डबल फंक्शन और फंक्शन डबल ए इंटीजर बी लिखा है, क्योंकि इसका जो आप जब ऐड कराएंगे एक डबल वैल्यू को और एक इंटीजर वैल्यू को, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो डबल ही होगा। तो हमने यहाँ पे जो है बाहर इंटीजर नहीं लिखा, डबल लिखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले इंटीजर लिख दिया फिर डबल लिख दिया, यानी कि यहाँ पे इन दो फंक्शंस में सीक्वेंस चेंज हुई है, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स के ये और फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। डबल ए इंटीजर बी, यहाँ पे इंटीजर है डबल बी, और दोनों के जो रिटर्न करने वैल्यू वो डबल की करना है। अच्छा, थर्ड जो फोर्थ फंक्शन है यहाँ पे फंक्शन इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शन चेंज है। हमने दो दो फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे थ्री फंक्शन से, सॉरी हम थ्री जो है दो दो करके पैरामीटर्स ले रहे हैं। यहाँ पे हमने तीन पैरामीटर्स, थ्री आर्ग्यूमेंट्स लिए, इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी, तो हमने रिटर्न कराई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीन वैल्यूज़ जो है वो इनका एडिशन जो है रिटर्न हो जाएगा, और इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, जो फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा है सी आउट फंक्शन। अच्छा, पहले हमने 2 3 लिखा है तो दो इंटीजर्स हैं, तो कौन सा फंक्शन रीड होगा जिसमें दो इंटीजर्स हैं, ये फंक्शन, दिस वन विल बी कॉल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी आउट टू इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, टू डबल्स, जो डेटा टाइप है वो आपने यहाँ पे लिख दिए, डबल एन इंटीजर, तो यहाँ पे डबल प्लस इंटीजर्स लिख दिया हमने। अच्छा, ये इसको तो ये इनके हमने नेम लिख दिया, इनके नंबर भी लगा देते हैं। ये फंक्शन 1 हो जाएगा और ये फंक्शन 2 हो जाएगा, ये फंक्शन 3 हो जाएगा और ये फंक्शन 4 हो जाएगा और ये फंक्शन 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो इंटीजर्स लिखे हैं यहाँ पे दो, यहाँ जो वैल्यू लिखी है
यहाँ दो डबल की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू लिखी है इसको भी चेंज कर लें, बल्कि इसको रिमूव कर देते हैं हम। अच्छा, फ्लोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर एंड डबल की वैल्यू आ गई। यहाँ पे डबल और इंटीजर की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ आ गई। तो इनके ये एडिशन जो है वो डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, इसको डीबग रन करके देखते हैं। फंक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, फंक्शन 1, फंक्शन 4, फंक्शन 3, फंक्शन 5। तो फंक्शन की सीक्वेंस देंगे। पहले फंक्शन 1 रन हुआ, 2 इंटीजर्स वाला था। फिर फंक्शन 2 रन हुआ, 2 डबल्स वाला था। फिर इंटीजर प्लस डबल वाला है जो है फंक्शन 4 रन हुआ है। फिर फंक्शन 3 रन हुआ है, और फिर फंक्शन 5 रन हुआ है। ठीक है, तो हमने ये दिस इज़ द फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें हमने 4 से 5 जो है फंक्शंस को एक ही नेम के, सेम नेम के हैं, उनको ओवरलोड किया विद डिफरेंट स्कोप। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें सेम नेम हो और डिफरेंट फंक्शन के पैरामीटर्स हो। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन सी प्लस प्लस वेयर 2 और मोर फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? यू कैन रीडिफाइन और ओवरलोड मोस्ट ऑफ द बिल्ट इन ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, thus a programmer can use operators with user defined types as well. Operator overloading allows us to overwrite the default meaning assigned to the regular operator in a given context. यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज अस टू ओवरराइड द डिफॉल्ट मीनिंग असाइंड टू द रेगुलर ऑपरेटर in a given context. Overloaded operators are functions with special names having the keyword operator followed by the symbol for the operator being defined. Like any other functions, an overloaded operator has a return type and a parameter list. ठीक है, ओवरलोडेड ऑपरेटर क्या होगा? जो ऑपरेटर हमारे पास, मैंने आपको बताया था, जैसे प्लस का साइन है, माइ प्लस है, तो प्लस का काम क्या होता है? दो इंटीजर्स को ऐड कर देना। इसी तरह माइनस है, दो इंटीजर, दो का डिफरेंस निकालना। डिवीजन है तो डिवीजन करना। और यूनरी ऑपरेटर है तो प्लस प्लस का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट कर देना, और माइनस माइनस का है तो डिक्रीमेंट कर देना। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो अब इनके जो प्री डिफाइंड तो काम इनके है, ऑलरेडी डिफाइंड हैं कंपाइलर को जो पता है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं कि हमारे किसी यही काम जो है किसी हमारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो, या हम डिफाइन कर दें, तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। मतलब एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा फीचर भी हम दे दें उन्हीं ऑपरेटर को, तो ये काम कहलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ठीक है, इसको लिख, जो ऑपरेटर ओवरलोड करना होता है तो उसको लिखने की टेक्निक ये, रिटर्न टाइप आप लिख दें, इंटीजर हो सकती है, वाइड हो सकती है, या क्लास नेम हो सकता है। ठीक है, ये क्लास नेम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऑपरेटर लिखना होगा आपको, या ऑपरेटर कौन सा लिखना है? यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, या आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखनी है अगर नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अगर आप पास कर रहे हैं तो। ठीक है, फंक्शन बॉडी होगी कि जो काम भी होगा यहाँ पे वो आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर ऑपरेटर्स विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड। वी कैन ओवरलोड द इंटायर सी प्लस प्लस ऑपरेटर एक्सेप्ट फॉलोइंग।
तो क्लास मेंबर, एक्सेस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर्स हैं दे कैन नॉट बी ओवरलोडेड। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, पॉइंटर मैंने आपको बताया टर्नरी ऑपरेटर, बट टर्नरी ऑपरेटर इज नॉट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कंडीशनल ऑपरेटर, pointer to member function, sorry, pointer to member operator, तो this cannot be overloaded। ये आपके टास्क के बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब जो है हम इसको देख लेते हैं कि C++ में विजुअल स्टूडियो में प्रोग्राम किस तरह हमें डेवलप करना है। तो पहले इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, क्लास बनाई है कम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है, इसमें दो इंटीजर लिए हैं, रियल एंड इमेज के नाम से, दो डेटा टाइप्स हो गए। पब्लिक जो है इसमें क्या लिखा है कि कम्प्लेक्स इंटीजर, ये दिस इज़ द क्लास एंड दिस इज़ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आपका जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे हमने डेवलप किया है, उसमें एक रियल जो वैल्यू है उसकी आर की जो वैल्यू है वो रियल है, इमेज की वैल्यू आई है। तो ये यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसके साथ साथ हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे। अभी मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है, कम्प्लेक्स ऑपरेट। अच्छा, इसको अभी आप छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें कि इंटीजर मेन में आया, तो ये आपका मेन प्रोग्राम है। जो क्लास है उसके अंदर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे दो इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 3 एंड इंटीजर y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस y, और फिर आप लिख देते हैं सी आउट। ठीक है, सम ऑफ x प्लस y। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया मेन प्रोग्राम में, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे कंपाइलर को पता है कि x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू 8 है, और इन दोनों को 3 को ऐड करना है, और z के अंदर इसका टोटल आ जाएगा, जो कि आपने प्रिंट कराया तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे अगर हम जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो इसका एक नॉर्मल फंक्शन है कि एडिशन किस तरह होगी। प्लस का जो साइन है वो दो इंटीजर्स को यहाँ पे ऐड कर देगा, क्योंकि इट नोज कि मुझे क्या काम करना है, एडिशन करना है। तो अब यहाँ पे अगर यही काम मैं इसमें किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूँगा क्लास के, तो इट कुड नॉट बी हैपन। कि यहाँ पे देखें, इट विल कॉज एरर, कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स C1 1050 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे। तो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यूज़ को पास किया, 10 15, क्योंकि रियल और इमेजिनरी दो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें दो वैल्यूज़, एक रियल है एक इमेजिनरी है। तो 10 15 10 और 5 पास की। एक और ऑब्जेक्ट बनाया कॉम्प्लेक्स क्लास का C2 के नाम से, उसमें 2 4 पास की। और एक और ऑब्जेक्ट बनाया C3 जिसमें टोटल होगा। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, तो यहाँ पे हम इसको
यहाँ पे हम रियल इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और इमेज इज इक्वल टू 0 कर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं होता, जबकि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं, जैसे यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, अगर क्योंकि इसको हम जी इक्वल, अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना यहाँ पे, तो अगर आप इसको वैल्यू 0 असाइन कर देंगे तो तब भी वर्क हो जाएगा, फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे ये रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, 3 ऑब्जेक्ट C1 C2, इन दोनों को वैल्यू ऐड करना C3 में ऐड करना चाहें तो C1 और प्लस C2 जब हम लिखेंगे तो इट विल नॉट वर्क। यहाँ पे एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम में ही एरर आ जाएगा कि व्हाट इज प्लस ऑपरेटर को ये नहीं पता व्हाट टू डू विद C1 एंड C2। ये C1 C2 क्या है, मुझे इनके साथ क्या करना है, दे आर नॉट इंटीजर, दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, तो इसको इसको ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा कि आपको ये काम भी करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मैंने एक फंक्शन बनाना है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होगा ये फंक्शन बनाया है, ठीक है। दिस इज ऑटोमेटिक कॉल्ड व्हेन प्लस इज यूज्ड विद बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स एक क्लास है, स्पेसिफिकली दिस फंक्शन इज कॉल्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स क्लास। ये कॉम्प्लेक्स क्लास है, इसका स्पेशल फंक्शन है और ये इसी क्लास के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसका नाम हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स। जो रिटर्न होगा वो जो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब जो क्लास में ऑब्जेक्ट्स डिफाइन है उसके हिसाब से। ऑपरेटर लिखा है, ऑपरेटर जो है प्लस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास किया आपने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे पास किया है, उसके अंदर ही एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जब आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैल्यू लिख लें, RES मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स RES लिखा है, तो RES रेज एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इसकी जो रियल की वैल्यू है, जो रियल की वैल्यू है क्लास की, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट रियल, जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है, उसकी, और उसकी इमेजनरी की वैल्यू इमेजनरी में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ ऑलरेडी तो रिटर्न, और ये इनका जो सम होगा वो रिटर्न हो जाएगा कॉम्प्लेक्स क्लास को। तो ये लिखना ज़रूरी होगा यहाँ पे। उसके बाद जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, तो अब यहाँ पे देखें C1 और C2 जो है वो ऐड हो जाएगा और C3 के अंदर ऐड हो जाएगा। C3 के अंदर जो है दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि प्रिंट होंगी, रियल और इमेजनरी की। तो यहाँ पे C3 जब प्रिंट किया है आपने, तो प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट पे जब जाएगा तो C3 के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है रियल की वैल्यू भी है जो कि यहाँ से उसको मिली है, और इमेज की वैल्यू भी जो भी यहाँ से मिली है, ठीक है। तो C1 और C2 का जो एडिशन है वो हमें C3 में मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 12 प्लस I9, तो जो दो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 10 और जो 2 ऐड हुआ है रियल नंबर्स हैं, तो उसका 12 हमारे पास रिजल्ट बना है। 5 और 9 आर द इमेजनरी नंबर्स, तो उसका जो रिजल्ट बना है वो 9 बना है। इसके साथ हमने आई पुट कर दिया। अच्छा, 11 इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो है एक सिंपल से मैंने काम किया था, जो मैंने अभी बताया था, 8 एंड 3 जो है दो इंटीजर हैं, तो उसको जो है कंपाइलर ऑटोमेटिकली रन कर देता है। इसको, इसका आंसर 11 आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, यहाँ पे जो है नॉर्मल वर्क है वो भी हो रहा है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट भी ऐड हो रहा है,
इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, प्लस ऑपरेटर की एक और चीज़ आपने सिखा दी कि हमारी जो क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाए। यहाँ पे आप प्लस करके तीसरा ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस तरह, आप इसको दोबारा से हम कंपाइल कर लेते हैं। इसको रन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें रिजल्ट आया हमारे पास जो है वो 10 2 3 को एडिशन हो गई, और 4 5 और 1 इन तीनों की एडिशन हो गई, 10 रिजल्ट आ गया और इसका रिजल्ट 15 आ गया। यानी कि दो जो हमारे पास जो तीन वैल्यूज थी, तीन ऑब्जेक्ट्स थे, वो ऐड हो गए। 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकता है। ठीक है। तो अब ये है कि हम जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बुला के ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हमने ऑपरेटर को यहाँ पे ओवरलोड कर दिया, उसको बता दिया भाई यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट भी आपको किस तरह ऐड करने हैं, उनको ऐड करने की टेक्निक आपको बता दी कि कॉम्प्लेक्स क्लास नेम लिखा, ऑपरेटर लिखा, और क्योंकि ये बाइनरी एडिशन है तो यहाँ पे ऑपरेंड भी डिफाइन करना है कि दूसरा कौन सा ऐड होगा, दूसरा ऑपरेंड कौन सा होगा। तो आपने एक तो कम्प्लेक्स रेज लिखा है, रेज जो है एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एडिशन करनी है, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो बिहेव करेगा वो ये करेगा। तो हम जब तीन वैल्यूज़ को पास करा रहे हैं पे, तो पहले जो सम बनेगा वो C2 C3 का करेगा, फिर C2 और C3 का सम को C1 में ऐड करेगा, एंड देन इट विल ट्रांसफर इट टू C4। ठीक है, इस तरह करता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सारा काम होगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको यूनरी ऑपरेटर जो है उसका भी बता दूं कि वो किस तरह काम करेगा। अच्छा, इसी के ऊपर मैं ओवरराइट कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम है, इसमें क्या किया हमने, एक क्लास बनाई है वेट के नाम से। एक क्लास हमने बनाई है वेट के नाम से। ठीक है। इसमें एक इंटीजर लिया है किलोग्राम की केजी ले लिया, जिसमें हम वेट देख रहे हैं। तो एक आपने यहाँ पे वेट है तो एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, वेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें केजी जो है वो 0 है। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें केजी की वैल्यू x जो है रिटर्न हो रही है, x जो है वैल्यू है वो केजी को मिल जाएगी। ठीक है। वाइट प्रिंट है, इसमें प्रिंट का फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाया, इसमें जो है वेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जो केजी है। अच्छा, दिस इज़ द यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस। तो हम ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो दिस इज़ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे हम प्लस प्लस का जो आपका फंक्शन है, प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर रहे हैं कि उसको क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट जो आपका इंटीजर है उसमें ये प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। तो अब आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो है वो इंक्रीमेंट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेन क्लास में एक इंटीजर लिया, इंटीजर x इज इक्वल टू 0, इसमें एक इंक्रीमेंट करा दिया हमने, प्री इंक्रीमेंट है प्लस प्लस एक्स। ठीक है।
और उसको डिस्प्ले करा दिया, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले आया, तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और डिस्प्ले आएगी। ये तो इसका बिल्ट इन डिफाइंड फंक्शन है विजुअल स्टूडियो। जो कंपाइलर है उसको पता है कि प्लस प्लस एक्स करना है तो एक्स की वैल्यू 0 है तो उसको 1 करना है, 1 है तो 2, 2 है तो 3 इंक्रीमेंट करना है 1 वैल्यू से। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि वेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है आपका, इसको मैं डिफाइन नहीं करूँ, तो अब यहाँ पे देखें ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पे कि प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता। वेट ऑब्जेक्ट ये आपका जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। आप चाह रहे हो ऑब्जेक्ट में जो है एडिशन हो जाए और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, केजी है। केजी की वैल्यू जो है वो जो एक इंटीजर उसकी वैल्यू असाइन हुई है, ठीक है। तो आप उसमें इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर कह रहा है प्लस प्लस टू ऑब्जेक्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि प्लस प्लस टू इंटीजर ही मैं कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट तो आपकी, ये ऑब्जेक्ट ओ बी जे तो आपका ऑब्जेक्ट है क्लास का पैरामीटर जो आपके कंस्ट्रक्टर है, तो ये वर्क मैं नहीं करूँगा। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसको ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करना है, तो इसको ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो यहाँ पे ये प्लस प्लस जो है ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस। अब ये स्पेशल फंक्शन बन गया है, स्पेशल फंक्शन बन गया फॉर दिस क्लास, वेट की क्लास के लिए, और इसके अंदर जो काम हो रहा है प्लस प्लस के चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब जो आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो केजी की वैल्यू है, तो जो भी आप वैल्यू देंगे उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ की आपने ज़ीरो डिफाइन की हुई है पहले से यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और रन करके देखते हैं उसको। तो ये वैल्यू जो है प्रिंट हो गई, 1 जो है अभी इसका पहले से आ रहा है, इसको रिमूव कर देता है एक रुपये। ये चीज़ जो है मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो बिल्ट इन मैंने आपको बताई समझाने के लिए की थी। अब सिर्फ हम ये रन करना है। वेट इन के जी इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक इंटू कंट्री। तो वेट जो है वो 1 इंक्रीमेंट हो गया, जो के जी की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस चीज़ को मैं रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने 2 टाइम्स इसको लिखा है, तो पहली बार वैल्यू 1 थी तो 1 आ गई, सेकेंड टाइम 2 आ गई, ठीक है। तो यानी कि पहले 1 इंक्रीमेंट हुआ, फिर सेकंड में 2 वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 2। इसको दोबारा लिखेंगे 3 इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका जो है वो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, वो जो है क्लास वेट का ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर जो है आपने वैल्यू जो है कोई पास नहीं की है, तो वैल्यू जो है वो ज़ीरो कंसिडर हुई है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। अगर कोई वैल्यू हम यहाँ पे इसको पास करा दें, फिर देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको 4 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 वैल्यू जो हमने बता दी ऑब्जेक्ट की,
तो केजी की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा 5 होगा, सेकंड टाइम जो इंक्रीमेंट होगा 6 होना चाहिए। तो इसको बिल्ड करके हम कंपाइल कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। यहाँ पे वेट जो है 5 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 4, हमने वैल्यू गिवन की थी तो इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया, और फिर जो है उसके बाद जो है वो दोबारा हमने उसको इंक्रीमेंट किया है तो वो 6 हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। प्लस प्लस साइन अगर पहले लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लस प्लस करके लिखेंगे तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। मतलब एक्स की वैल्यू अगर पहले प्लस प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अगर किसी की इक्वल करा रहे हैं हम, तो तब वैल्यू पहले असाइन हो जाएगी, एडिशन से पहले, इंक्रीमेंट से पहले असाइन हो जाएगी। अगर इसको हम इक्वल, जैसे इसको एक्स इक्वल टू लिखते हैं तो एक्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी जब इसकी प्रीवियस वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद नहीं होगी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस लिखना है, यहाँ से हटा देंगे, तो इसका मतलब होता है कि पहले एडिशन होगा और फिर जो है फिर वैल्यू साइन होगी। सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लें। ये जो मैंने आपको बताया इसमें प्लस प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर वैल्यू असाइन होगी। और इसमें जो है कि पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर इंक्रीमेंट होगा एक्स को। तो स्टूडेंट्स ये था अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये इसको इसी में अब आपको जो टास्क है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो किस तरह करने हैं आपको। राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ क्लास ऑफ नंबर्स। इसमें जो है राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ क्लास ऑफ नंबर्स विद डेटा मेंबर्स, रियल नंबर एंड मेंबर फंक्शन गेट डेटा टू गेट। इसमें से वो जो हमने प्रोग्राम अभी बनाया था कॉम्प्लेक्स और रियल का, तो आपको यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर को ऐड कराना है। मेंबर फंक्शन बनाएंगे आप गेट डेटा के नाम से, टू गेट डेटा, एंड शो डेटा के नाम से बनाएंगे टू डिस्प्ले डेटा। ऑपरेटर जो है वो सिर्फ ये यूज़ करना है आपको एडिशन का, टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स सच दैट टू रियल नंबर्स। तो ये बाइनरी जो है वो एडिशन होगा। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो जो टेक्निक मैंने कॉम्प्लेक्स और रियल के लिए ऐड करने के लिए लिखी थी, तो वैसे ही इसमें करना है। उसी तरह से आपको रियल नंबर को ऐड करना है, ठीक है। दो रियल नंबर ऐड हो जाएंगे। उसी तरह काम होगा जैसे मैंने रियल और कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी और रियल नंबर को ऐड किया था ना, जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पहला प्रोग्राम था। सेकंड में आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ क्लास डिस्टेंस विद डेटा मेंबर्स, meters and kilometers, and member function get data for distances, show data for display data for distances, operator unary increments meter is equal to meter plus 100। इन्होंने मीटर को मीटर प्लस 100 का फार्मूला लगाने का कहा है। ऑपरेटर जब प्लस प्लस करेंगे ना आप, जब ये ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे होंगे, तो इसके अंदर जो फार्मूला आप लिखेंगे वो ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। मीटर इज इक्वल टू मीटर प्लस 100। तो इसमें आपने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है कि डिस्टेंस क्या है, यूज़र डिस्टेंस दे देगा, तो उस डिस्टेंस में से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने ले दिया 10,000 लिख दिया डिस्टेंस, तो 10,000 है तो इसमें से जो किलोमीटर है उसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। या यूँ लिख दिया कि 10,200, तो 10,200 में से जो 10,000 है वो तो किलोमीटर है और 200 जो है वो मीटर है। तो ये डिस्प्ले हो जाए, और जो मीटर डिस्प्ले हो तो मीटर में इंक्रीमेंट 100 का हो जाए, ठीक है। इस तरह ये डिस्प्ले कराना, सिंपल सा प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम, थर्ड टास्क, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ क्लास
of complex numbers with data members as real and imaginary numbers input. Show methods to get real numbers, imaginary numbers input and to show data respectively. अच्छा, जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम हमने बनाया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो वही प्रोग्राम इसमें आपने रिपीट करना है। बस इसमें आपको ये करना है कि हमने जो किया था वो कॉम्प्लेक्स और रियल, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे उनका एडिशन किया था। यहाँ पे आपको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है, ठीक है, और डिवीजन भी करना है। तो ये चार टर्म्स जो हैं अप्लाई करनी है आपने। इन चार ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़र देगा उन चारों उस पे उन नंबर्स पे अप्लाई करके उनके रिजल्ट शो करना है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री टास्क ऑफ दिस लैब of method and operator overloading. Hope you understand the today's lab. So thank you very much.